लास्ट क्लास हम लोगों ने आयनाइजेशन एंथैल्पी कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। उसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने देख लिए थे, जो एक्सेप्शंस थे वो भी हमने देख लिए थे। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था आयनाइजेशन पोटेंशियल का कि अगर मैं बात करूं आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 ऑफ क्रोमियम एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 ऑफ मैग्नीज, तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 ज्यादा होगा, ठीक है। तो अपन इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 Cr, और अगर बात करें मैग्नीज की तो मैग्नीज होता है 25 Mn। अब हम इसमें ट्राई करते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हमें पता है 1s2 2s2, और आप जानते हो कि इसके कॉन्फ़िगरेशन के टाइम मैंने आपको लिखवा के दिया था कि ये एक्सेप्शन है, ठीक है। इसमें कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा चेंज होता है, 3s2 3p6 4s1 और 3d5। इसका करूं सेम आएगा, बट यहां क्या हो जाएगा 4s2 3d5, ठीक है। अब हमें चेक करना था कि किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 ज्यादा है। मींस अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालूं, Cr में से एक इलेक्ट्रॉन निकालूं और कन्वर्ट करूं इसको Cr प्लस में, और Mn में से एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं रिमूव करूं और इसको कन्वर्ट करूं Mn प्लस में, तो ये हो जाती है उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी जब हम पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, दूसरा रिमूव करेंगे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखिए Cr से Cr प्लस, व्हिच मींस अब मैं इसे रेडियस के फॉर्म में अगर अरेंज करता तो ये अरेंजमेंट कैसा होता है, यहां तक तो सेम रहता है, यहां से क्या हो जाता 3d5 और 4s1, और इसको भी अगर रेडियस के फॉर्म में, रेडियस के फॉर्म का मतलब समझो, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शेल के फॉर्म में हमें इन्हें सेट करना है। तो देखो शेल का नंबर यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ क्या है 4, तो आपको ये बात तो पता है ना कि फोर्थ सेल ज्यादा बड़ी होती है या 4 नंबर हायर नंबर होता है। तो ये हो जाएगा 3d5 और ये हो जाएगा 4h2। हमें इसके s से इलेक्ट्रॉन निकालना है दोनों के, तो देखो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, ये फुलफिल्ड का केस है फुलफिल्ड का, ये फुलफिल्ड का केस है। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो हमारा आंसर क्या है, Mn की आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 ज्यादा होगी क्रोमियम से। चलो ये था फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब मैं इसको अगर कन्वर्ट करता Cr प्लस प्लस में, तो ये हो जाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, और इसको कन्वर्ट करता Mn प्लस प्लस में, तो ये हो जाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी 2। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या होता, देखो यहां से जब हमने इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या ये खत्म हो चुका है, ये जा चुका है, ठीक है। और यहां से निकालेंगे तो यहां एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा होगा। अब केस क्या है, अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3d5 में से इसके, और इसके इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s1 में से। तो 3d5 d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्यों, क्योंकि 5 ऑर्बिटल होती है, ये तो भाई आपको पता है, ठीक है। अगर d में 10 इलेक्ट्रॉन होते तो वो केस होता फुलफिल्ड का, और अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो केस किसका है, वो केस है हाफ फिल्ड का, ये मैंने आपको बताया था। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में से और यहां 1 में से, तो यहां सीधा सीधा दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 ऑफ क्रोमियम इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 ऑफ मैग्नीज। ऑर्डर चेंज हो गया। थर्ड में जाओगे, यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका होगा, यहां 4 बचेगा और ये पूरा गायब हो चुका है। अब ये हो जाएगा हाफ फील्ड का केस और इसमें 4 है, फिर इसकी ज्यादा हो जाएगी, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करेंगे। तो आप चाहो तो आप कितनी भी आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। ये था 1 और 2 का कंपैरिजन। 3 करोगे 3 मैग्नीज की ज्यादा हो जाएगी, 4 भी शायद मैग्नीज की ज्यादा रहेगी, तुम करके देख लेना चाहो तो, वरना नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो एक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन था, बट इस एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग जैसे कॉपर और जिंक में हो रहा था वैसा कोई एक्सेप्शन हमें यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं हुआ, क्योंकि हमने बोला है ना कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी अगर मैं बात करूं रेडियस की, तो क्रोमियम और मैग्नीज में रेडियस किसकी ज्यादा होती है, क्रोमियम की, मैग्नीज की कम होती है। तो हमारा क्या होना चाहिए था, हमारा अपोजिट होना चाहिए था, आयनाइजेशन एंथैल्पी Cr की क्या होनी चाहिए थी, ये होना चाहिए था। तो यही हमारा है, मींस कोई एक्सेप्शन नहीं है। समझे नहीं बात को तो यहां देख लेना, कॉपर और जिंक में रेडियस किसकी ज्यादा थी,
जिंक की, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 भी उसी का ज्यादा था, तो इसे बोलते हैं एक्सेप्शन। यानी रेडियस और ये वाला जो फॉर्मूला था, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये वैलिड ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जो नॉर्मल ट्रेंड है वही फॉलो हो रहा है, ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल है वही एप्लीकेबल है यहाँ पे। चलिए, तो ये बात होगी इस क्वेश्चन की। आप लोग बुकलेट थोड़ा सॉल्व आउट करना स्टार्ट कर दो यार, पीरियोडिक टेबल की। सबको पता होगा 10 अक्टूबर आप लोगों का मेजर टेस्ट है, और मेजर टेस्ट का मतलब नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ मेजर टेस्ट होता क्या है। मेजर टेस्ट पर्टिकुलर आपके बैच का नहीं होगा, इसमें सारे बैचेस इन्वॉल्व होंगे। जो भी रैंक लिस्ट आती है ना कि बैच 1 की अलग से आ रही है, बैच 2 की अलग से आ रही है और बैच 3 की अलग से आ रही है, उसमें तुम 1, 2, 3 रैंक में पहुंच जाते हो और खुश हो जाते हो कि भाई ठीक है हम बैच 3 के बैच में 1 नंबर पे। लेकिन तुम उसे कंपेयर करो बैच 1 वालों से, तो वहां से तुम्हें पता चलेगा तुम किस रैंक पे हो। बट अभी जो आने वाला है वो कंबाइंड फॉर्म में ही आने वाला है, यानी कि अब 1, 2, 3 सबकी रैंक लिस्ट एक साथ आएगी। और मेजर टेस्ट होता है बैच स्विचिंग के लिए, पहली चीज। तो मुझे नहीं पता कि ये मेजर टेस्ट में कुछ ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी तो कोचिंग ओपन नहीं है। अगर ओपन होती तो इस मेजर टेस्ट से आपका सेग्रीगेशन होता। जो बच्चे यहाँ पे ज्यादा अच्छे हैं या हम जैसी फैकल्टी से बोर हो रहे हैं उन्हें भेज दिया जाता बैच 1 में, ठीक है। और जो वहां के बच्चे हैं जो वहां पे खुश है ऑलरेडी लेकिन स्कोर नहीं कर पा रहे, उनको उठा के भेज दिया जाता हमारे पास। तो यही चीज होने वाला है आने वाले टाइम में। बट यहां से अपनी वैल्यू बना लोगे तो लोगों की नजरों में आ जाओगे। भाई लोग ऑब्जर्व करते हैं ना, लिस्ट तो मैं भी देखता हूँ, सभी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी जो बैच की फैकल्टी है वही देख रही है, पूरी कोचिंग देखती है तुम्हारा रिजल्ट। पता चलता है कि 11th में कौन बच्चा कैसा आ रहा है, कौन है। और अभी से हम लोग मतलब एक्सपेक्टेशन रखने लग जाते हैं कि ये बच्चा आगे जाके कुछ अच्छा करेगा, ये एडवांस क्लियर करेगा, ये IIT क्लियर करेगा। सो देख लेना 10 अक्टूबर, याद रखना आप लोग। डेट अगर ऊपर नीचे हो रही हो मेरे से तो देख लेना, तुम्हारे हिसाब से अपडेट तुम्हारे पास होगा। बिकॉज मुझे इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी, इन सब चीज़ों का डाटा मेरे पास नहीं होता। मुझे बस एक ही चीज़ आती है, बोर्ड पे खड़े होना। चलिए, चौबन जो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी। तो लोअर क्लासेस में तुमने इसे पढ़ा हुआ है, व्हाट इज वैलेंसी एंड व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी। जैसे मैंने आप लोग को बताया है कि ये कोई एटम है, ये उसकी फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है, डॉट 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 डॉट, ये इनफाइनाइट नंबर सेल है, ठीक है। तो ये वाली जो सेल होती है जो सबसे लास्ट में होती है किसी एटम में, हम उसको नाम देते हैं वैलेंसी शेल। तो एक चीज याद रखना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर इस लास्ट वाली किसी भी एटम के लास्ट वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जितने भी होंगे वो सारे के सारे बन जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो डिफाइन करने के लिए हम क्या बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन वैलेंसी शेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसको बनाने की जरूरत तो है नहीं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो किसी भी एटम में जो लास्ट सेल होती है उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, एक है तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, दो है तो बन जाएंगे, तीन है तो, चार है तो, पांच है तो, छह है तो, सात है तो, आठ है तो, ठीक है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके बन जाएंगे। चलिए अपन डिफाइन करते हैं पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन्स which are present in valency shell is known as valence electron। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन वैलेंसी शेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब बात कर लेते हैं कि किसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो मैं जनरली तुम्हें यहाँ पे मैं पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए तुम्हें एक चीज बता चुका जिसमें काफी बच्चों ने की है कोशिश, बट बाकियों को तो पता फर्क ही नहीं पड़ता। तो जिनको नहीं पड़ता उनसे मुझे नहीं पड़ता, कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन जिनको पढ़ता है उनके लिए एक चीज है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कैसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखो मैं रफली फॉर्म में यहाँ पे पीरियोडिक टेबल बना देता है एक बार, एज मैं ऑलवेज बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। यही तो एक डायग्राम है जो मतलब बहुत अच्छा बनता है मेरे से, ठीक है। ये एच एल वाली लाइन है, ये बीई, बी वाली लाइन है, ठीक है। दो दो तीन तीन ही लिखूंगा, ज्यादा नहीं लिखूंगा। ये बी एल वाली लाइन है, ये सी एस आई वाली लाइन है, एन पी ओ एस एफ सी एल एच ई एन ई और ए आर। ये लाइन हमने ले ली। अब देखो डी को मैं इन्वॉल्व नहीं करता, एफ को मैं इन्वॉल्व नहीं करता। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सीधी सीधी हम बात कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम एस और पी के लिए निकाल रहे हैं, एस एंड पी के लिए, किसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पे एक साइड में लिख देता हूं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, ये तुम्हारा फर्स्ट ग्रुप है, ये तुम्हारा सेकेंड ग्रुप है, ये तुम्हारा 13th ग्रुप है, ये 14th है, ये 15th है, ये 16th है, ये 17th है और ये 18th है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इजी फॉर्मेट में हमको चाहिए तो पहली चीज ये याद रख लेना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे ग्रुप में सेम होते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूंगा कि मैं लिथियम की बात करूं, देखो हाइड्रोजन को हम कभी भी कंसीडर नहीं करते क्योंकि मैंने आपको बताया है हाइड्रोजन यहां पे भी हो सकता है और हाइड्रोजन फ्लोरीन के ऊपर भी हो सकता है, और इसीलिए पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को अलग से लिखा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। ये हमने किसमें किसमें देख लिया, मेंडलीव में भी देख लिया और मोजले की पीरियोडिक टेबल में भी हमने एक पॉइंट लिखा है, एक डिसएडवांटेज लिखा है दैट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड। तो मैं लिथियम को ले रहा हूं, अगर लिथियम में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पूरे के पूरे ग्रुप में होंगे, यानी लिथियम से लेके फ्रांसियम तक वो सेम ही होने वाला है, कहीं पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर चेंज नहीं होंगे। बी से लेके रेडियम तक सेम ही होने वाला है, बी से यानी जितने भी ग्रुप में एलिमेंट्स आ रहे होंगे उन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा। ग्रुप की बात कर रहा हूं, अब अगर किसी को ये नहीं पता ग्रुप क्या होता है तो थोड़ा प्रीवियस लेक्चर्स जाके देख लेना, पता चल जाएगा, ठीक है। देखो अब सीधी सी बात है, जो नंबर लिखे हुए ना, यानी जो भी नंबर ये ग्रुप के नंबर होते हैं ना, उसका लास्ट वाला नंबर ही उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट में लास्ट नंबर क्या है, जो पहला वही लास्ट है। अगर मैं फर्स्ट को लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 01, बट अपन इतना क्यों सोच रहे हैं। तो देखो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है 1। सेकेंड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, ठीक है। 13 का लास्ट नंबर क्या है 3, तो इन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। यानी बी की बात करूं तो बी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, एल में भी 3, जीए में भी 3 होंगे, इंडियम में भी 3 होंगे, यानी पूरे के पूरे ग्रुप में 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कहीं पे कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, कोई 4 लेके बैठ जाएगा। कार्बन, पूरे कार्बन की सीरीज में यानी पूरे के पूरे ग्रुप में सबके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन वाले पूरे ग्रुप में ऊपर से लेके नीचे तक सब में 5 होते हैं, इसमें 6 होते हैं, इसमें 7 होते हैं और इसमें 8 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर, ठीक है। सबसे पहली चीज कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें कितने होते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप जो होता है उसमें 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, सेकंड ग्रुप जो होता है उसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 13th में 3 होते हैं, 14th में 4 होते हैं, 15th में 5 होते हैं, 16th में 7 होते हैं, 16th में 6 होते हैं, 17th में 7 होते हैं और 18 में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको एज इट इज बना लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नीचे, ताकि तुम्हें याद रहे कि भाई कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने कंसीडर किए, किस ग्रुप में कितने होते हैं। सपोज मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ एस्टेटाइन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 80। अब 80 तुम क्या करोगे, बुक उठाओगे, पीरियोडिक टेबल चेक करोगे और पता करोगे 80 का है। लेकिन जिसने उस मेथड से इसे याद किया होगा उसको पता होगा कि ये 17th ग्रुप में आता है, फर्स्ट क्लास बिरयानी इन अमरावती। अमरावती में क्या होता है, अमरावती का सिंबल 80 लिखा अपन ने, तो इसका मतलब है 17th ग्रुप में, तो वहां से हमें 2 सेकंड में पता चल गया कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 7 है, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं कि बताओ स्ट्रॉन्सियम एसआर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एसआर कहां आएगा बेटा, मांगे कार स्कूटर, सेकंड ग्रुप, स्कूटर का सिंबल क्या है एसआर,
तो इसका मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 है, क्योंकि इस पूरे ग्रुप में 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो किसी का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम उस मेथड एस और पी को फॉलो करना, जो हिंदी ट्रिक अपन ने लिखी है उसको पढ़ने की, याद करने की, वहां से एलिमेंट उठाना, उसका ग्रुप पता चल जाएगा वो किस ग्रुप का मेंबर है, और जो भी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऊपर लिखे हुए वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नोट कर लिया? चले आगे। चलिए बात करते हैं वैलेंसी की। अब बात कर लेते हैं अपन वैलेंसी की, वैलेंसी क्या होता है। ठीक है, वैलेंसी, और ये वैलेंसी भी अपन फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के लिए ही फर्स्ट और सेकंड कह रहा, एस और पी ब्लॉक के लिए ही डिफाइन करेंगे, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। ये तो मैं बहुत पहले बता चुका कि जो भी प्रॉपर्टी होती है वो एस और पी पे वैलिड होती है, पर फिर भी हर लेक्चर में बोलना पड़ता है, तो मैं बोलूंगा तो सुन लिया करो कि वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ एस और पी ब्लॉक के लिए हम एप्लीकेबल कर रहे हैं। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी होता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी of an element is defined as वैलेंसी। यानी कोई एलिमेंट अगर तुम ले रहे हो तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि वो कितने बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी अलग अलग फॉर्म में होती है। ठीक, अब कंबाइनिंग कैपेसिटी को अगर इजी फॉर्मेट में समझना है तो देखो, मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं। तो कोई मेटल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और कोई नॉन मेटल कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है, ये भी कंबाइनिंग कैपेसिटी के अंडर आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं तुमसे पूछूं तुम्हारी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, सभी तो उधर देखने लग जाएंगे हमारी कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसे हो सकती है, वहां तो एलिमेंट लिखा हो। कंबाइनिंग कैपेसिटी मींस, मैंने बोला ना, किसी की बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी। फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात करूं तो मेरे पास 2 हाथ हैं, अब मुझे कोई भी चीज अगर कंबाइन करनी मैं इन 2 हाथों से ही कर सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अब कोई अगर है सुपरमैन टाइप का जो पैर वैर भी कंबाइन कर सकता है तो उसकी 4 हो सकती है, बट मेरी 2 है। मैं 2 ही चीज एक टाइम पे 2 ही लोगों को या 2 ही चीज पकड़ सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं पकड़ सकता। ठीक है, तो वैसे ही कोई एलिमेंट अगर अपने आसपास कोई एलिमेंट देख रहा है या किसी के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है तो कितने एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना लेगा, या एक एलिमेंट के साथ कितने बॉन्ड बना सकता है, वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। वैलेंसी को भी अपन वैसे ही समझेंगे। तो वैलेंसी के लिए 2 फॉर्मूला है। देखो, पहला फॉर्मूला क्या है? वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये केस कब होगा? वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल कब होगी? व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन और इक्वल टू 4। ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 से कम या 4 के बराबर होगा। सेकेंड फॉर्मूला है वैलेंसी का, वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा? व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 या 4 से ज्यादा होगा तो तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे, और जब 4 या 4 से कम होगा तो तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, तो ये इजी फॉर्मेट में वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और कैसे निकालना है ये मैं भी तुम्हें बता देता। वैसे हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकालना सीख लिया है, तो जहां तक 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वहां तक हम इसको एप्लीकेबल, देखो 4 वाले यानी कार्बन पे ही 4 आ रहा है। अभी तुम जाके देखोगे, तुमने अगर डायग्राम बनाया तो 4 कहां पे आ रहा है? कार्बन पे। तो कार्बन पे दोनों फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अब यहां से देखो तो वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तब भी 4 ही आने वाली कार्बन वाले लाइन की, और यहां से देखो तो 8 माइनस 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 4, यानी कार्बन वाले लाइन के लिए दोनों फॉर्मूला वैलिड है। कार्बन से पहले सिर्फ ये वाला फॉर्मूला वैलिड है और कार्बन के बाद ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा।
कार्बन के बाद अपन ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, कार्बन के बाद मतलब नाइट्रोजन वाली लाइन, ऑक्सीजन वाली लाइन, फ्लोरीन वाली लाइन, नियॉन वाली लाइन, उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। और कार्बन से पहले मतलब बोरॉन वाली लाइन, बीई वाली लाइन, लिथियम वाली लाइन, उसके लिए हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी तुम्हें वैलेंसी बताने की जरूरत है या निकलवाने की जरूरत है। चलो देख लेते हैं, फिर भी रफ कर देता इसे। तो देखो वैलेंसी हम कैसे निकालेंगे। मैं यहाँ पे सीधा सीधा एक चीज लिख देता, उससे समझ जाना। देखो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं। ये उनकी सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है। बुक में बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन जनरल प्रॉपर्टी जो उनकी मेन प्रॉपर्टी है वो यही है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए जाने जाते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के लिए जाने जाते हैं। जैसे मैं यहां पे बात करूं फर्स्ट पीरियड की, या सॉरी फर्स्ट ग्रुप की, यहां मैं लिख देता हूं सेकेंड ग्रुप, ठीक है। फिर 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप और 18 ग्रुप, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर, और यहां मैं लिख देता हूं वैलेंसी। तो वैलेंसी में दो फॉर्मूला है, ये चीज हम दिमाग में लेके चलेंगे, और दोनों फॉर्मूले कब एप्लीकेबल होंगे ये हमें पता है। तो फर्स्ट ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इसके लिए देखूं तो इसका नंबर यहां तक मैंने क्या बोला, 14 वाला आपका सेंटर है, इसमें दोनों फॉर्मूले एप्लीकेबल है। तो 14 से पहले वाला कौन सा है, जो फर्स्ट फॉर्मूला लिखा है वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इनके लिए तो वही हो जाएगा। तो यहाँ वैलेंसी हो जाती है 1, यहाँ हो जाती है 2 और यहाँ हो जाती है 3, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। इसके लिए आ जाओगे तो कार्बन वाले के लिए हो जाएगी 4, यहां से अब फॉर्मूला चेंज होने लगेगा क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 या 4 से ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ यूज होगा 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3। यहाँ क्या हो जाएगा 8 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 2, 8 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 1 और 8 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऊपर वाले के लिए तो कोई, और यहाँ पे तुम दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हो, मैं तो ऑलरेडी बता चुका हूं, दोनों फॉर्मूले से वैल्यू सेम ही आने वाली है। अब एक चीज याद रखो कि कार्बन दोनों फॉर्मूले एप्लीकेबल कर रहा है, तो कार्बन जो होता है वो +4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और -4 4 इलेक्ट्रॉन रिसीव भी कर सकता है। तो कार्बन में दोनों ही चीज एप्लीकेबल है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी +4 -4 दोनों होती है। इनकी बात करूं तो ये मेटल्स है, फर्स्ट ग्रुप पूरा मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेगा, जो डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये +1 होगा ऑलवेज, ये +2 होगा और ये वाले एलिमेंट +3 हो गए। इनकी वैलेंसी देखो, ये वैलेंसी 1 2 3 जो लिखी हुई है ठीक है, लेकिन ये टेंडेंसी बता रहा है इलेक्ट्रॉन निकालने या गेन करने की, कि वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा या डाले खुद में लेगा। तो जो निकालेगा उस पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, तो वैलेंसी जनरली इसी चार्ज के फॉर्म में होती है, +1 +2 +3, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस दोनों हो जाती है। अब नीचे आ जाओ तो ये हो जाती है -3, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है, अब एक सिंपल सी चीज है, इसको मैं पहले मैं लिख देता हूं -3, ये हो जाएगी -2, ये -1 और ये 0 ही रहेगी। तो माइनस का मतलब ये इतने इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं इसलिए इन पे इतना नेगेटिव चार्ज हो गया, और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इसलिए उन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इसका मतलब समझो कैसे, भाई इसके वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रॉपर्टी रखता है, तो अपने वैलेंसी सेल से एक ही इलेक्ट्रॉन तो निकाल पाएगा। तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकालने की फर्स्ट ग्रुप की टेंडेंसी क्या है, वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो उसमें +1 आ जाएगा। ये 2 ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जब ये वाले एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, थोड़ा सा इस चीज को करके देखना, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और इसके लिए बेस्ट एग्जांपल रहेगा सोडियम। चलो यार करके ही बता देता क्या तुम करोगे, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो यहां से गायब हो जाएगा, और ये कॉन्फ़िगरेशन देख लो, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं या लेते हैं सिर्फ इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो खुद में से इलेक्ट्रॉन या तो निकालेंगे या डालेंगे। जब यहां से एग्जांपल ले लो मैग्नीशियम का, 12 होता है,
1s2 2s2 2p6 3s2। अब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंसी शेल में, तो इसकी मैक्सिमम टेंडेंसी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल देगा तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन वही हो जाएगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इनका कंफिगरेशन नोबल गैस का हो जाएगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन चाहे ले ले और चाहे निकाल दे, दोनों केस में इसका कंफिगरेशन नोबल गैस का ही होने वाला है। करके देख लेना। जैसे 1s2 कार्बन की बात करें, 1s2 2s2 2p2, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालता है तो इसका कंफिगरेशन हीलियम जैसा हो जाता है। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन और लेता है तो वो कहां जाएगा, पी में जाएगा ना, तो पी में 6 ही तो होगा, तब भी इसका कंफिगरेशन नोबल गैस का ही होता है। ठीक है, वैसे ही यहां पे अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन है। नोबल गैस के कंफिगरेशन में हमने एक चीज क्या नोटिस की कि वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आता है एक्सेप्ट हीलियम, और हीलियम का मैं तुम्हें बता चुका हूं क्यों वो नोबल गैस है। तो 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी शेल में अगर आ गए तो वो नोबल गैस बन जाएगा। लाइक यहाँ पे देख लो 18 ग्रुप नोबल गैस है, वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन लाना ही तो हमारी टेंडेंसी है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर ले तो -3, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 2 रिसीव कर ले तो कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर ले तो कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। इसको जरूरत है नहीं, तो ना ये इलेक्ट्रॉन निकालता है ना डालता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है -3 -2 -1 0, यानी वैलेंसी हम इसी को बोलते हैं। ये जो चार्ज तुम्हें दिख रहे हैं ना, +1 +2 +3 +-4 -3 -2 -1 0, यही होती है वैलेंसी इन एलिमेंट्स की। तो ये एस और पी ब्लॉक के लिए है। अब यहां से मैंने तुम्हें काफी डेप्थ में बहुत कुछ बता दिया, तुम इतना ज्यादा घिचपिच मत करना, इसको समझने के लिए तुम देखना। ठीक है, तुम्हें लगता है तो इसको रफ वर्क कर लेना कहीं साइड में, लेकिन जो मैंने लिखवाया था पहले उसको क्लियर वैसे ही लिखना, और इन चीजों को अपने समझने के हिसाब से रखना कि भाई वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी होती है अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी शेल, यानी जो 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंसी शेल में ले सकता है उसके लिए वो क्या कर रहा है, वही उसकी वैलेंसी है। तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल के 8 इलेक्ट्रॉन लेते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डाल के 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। बात खत्म हो गई। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो वैलेंसी क्या होगी, फर्स्ट ग्रुप की होगी +1, सेकेंड ग्रुप की होगी +2, थर्ड ग्रुप की होगी +3, फोर्थ ग्रुप की होगी +4 एंड -4 दोनों, फिफ्थ ग्रुप की और 15th ग्रुप की हो गई -3, 16th ग्रुप की हो गई -2, 17th ग्रुप की हो गई -1 और 18th ग्रुप की 0 ही होती है। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब देखिए एक चीज और है कि वैलेंसी हर कंडीशन पे यही नहीं रहती, वैलेंसी चेंज भी होती है। वो हम तब अच्छे से समझ सकते हैं जब हम ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ब्लॉक केमिस्ट्री मींस एस ब्लॉक का एक अलग चैप्टर होगा तुम्हारे पास, पी ब्लॉक का एक अलग चैप्टर है, डी एंड एफ का एक अलग चैप्टर है। तो वहां पे हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ तो पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पे सारा डिटेल पढ़ लेंगे तो चैप्टर पता नहीं कब खत्म होगा। तो यहाँ हम बेसिक्स पढ़ते हैं। तो देखो ऊपर के जो 3 है ये तो सेम रहते हैं, यहाँ पे मैंने बता दिया +4 -4 दोनों होती है। बट अब नीचे वालों को एक बार फिर से देखना, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। यहाँ तक तो कोई चेंज अपन नहीं कर रहे, ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन हाँ वो चीज भी इंपॉर्टेंट है और वो भी बतानी पड़ेगी। एक तो यार पता है क्या, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सिर्फ कॉपी कंप्लीट करने के लिए या कोर्स कंप्लीट करने के लिए वीडियो लेक्चर्स मत देखो, इससे अच्छा तुम देखो ही मत। तुम्हारा क्या होता है, तुम स्पीड अप काम करते हो, जितने स्पीड में लेक्चर चल रहा है उतने स्पीड में काम करते हो, फिर तुम बोलते हो तुम्हें चीजें समझ में नहीं आई। ठीक है, देखो जनरल वे में नहीं समझ में आ रही है, कहीं मेरा प्रॉब्लम है, तो तुम बेशक तुम फ्री हो, तुम्हारे पास बहुत सारे नंबर है, वहां पे डायरेक्टर से लेके मैनेजमेंट सब है। तुम किसी को भी अपील करो कि भाई हमें नहीं समझ में आता इसका, चेंज करो इसे, तो वहां से तुम्हारी अपील शायद सुनी जाएगी। बट अगर तुम्हारा रीजन कुछ और है, ठीक है, तुम सिर्फ काम प्रॉपर नहीं कर रहे हो, तुम वीडियो को फास्ट देखते जा रहे हो, फॉरवर्ड करके देख रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, या फिर तुम वीडियो देखने बैठे हो और बीच में तुम्हारे गेस्ट आ जाते हैं, तुम गेस्ट के साथ बिजी हो जाते हो, तो ये सब मत करो। जब तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम हो, तुम क्या सोचते हो 1 घंटे का वीडियो 1 घंटे में खत्म हो जाएगा? ये जो 1 घंटे का लेक्चर तुम तुम्हारे पास ले रहे हो ना, ये एक्चुअल में 1 1.5 2 घंटे का लेक्चर है। यानी ये रेगुलर क्लासेस में ना 2 घंटे खींचता कम से कम, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वीडियो चल रहा है, हम कंटिन्यूअस बात करते रहते हैं, कोई चीज नहीं, कोई ज्यादा बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं, चीजों और कोई डाउट नहीं होता बीच में से। वरना क्या होगा, रेगुलर क्लास में बीच में कोई ना कोई बच्चा डिस्टर्ब करेगा हर पॉइंट पे, उसको ये नहीं समझ में आया, उसको वो नहीं समझ में आया, एक बार वापस समझा दो तो उसमें कितना टाइम जाता है ये सोचो थोड़ा सा। ठीक है, तुम क्या करते हो, चल रहा है मेरी स्पीड के साथ अपनी स्पीड बना रहे हो, क्या मतलब ऐसे पढ़ने का? कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, तुम्हें अच्छे से वीडियो लेक्चर को मतलब तुम्हें बोलना है कि प्रोडक्टिव करना है, तो प्रोडक्टिव करने के लिए ना हर एक सेंटेंस को सुनो,
सुनने के बाद उसे फील करो, उसे समझो कि क्या बोला जा रहा है, और देन नोट करो उसे। लेकिन अपन ऐसा करते ही नहीं ना भैया। देखो बार बार मैंने तुम्हें बहुत पहले बोला है कि मेरी आदत नहीं है, मैं ज्यादा इन सब चीजों की टेंशन नहीं लेता, ठीक है, कि मतलब तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। लेकिन क्या है, तुम्हारी इनिशियल स्टेज है, तुम आए हो अभी, तुम्हें नहीं पता है इस फील्ड के बारे में ज्यादा, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाऊं, और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ऐसा नहीं है, अभी 2-4 बार और समझाऊंगा, जब भी नीड पड़ेगा, जब भी तुम गलत काम कर रहे होगे मैं तुम्हें समझाऊंगा। लेकिन तुम सोचो कि जिंदगी भर या 2 साल जो तुम मेरे साथ रहने वाले हो या नहीं रहने वाले हो, जो भी है, ठीक है, वो पूरा टाइम मैं तुम्हें इन सब चीजों पे दूंगा तो बिल्कुल नहीं रहने वाला। एक लिमिट के बाद मैं समझ जाता हूँ कि यार ये देखो इसकी टेंडेंसी के बाहर है और इसके पीछे टाइम वेस्ट करना बेकार है। तो जिनकी टेंडेंसी के अंडर ये होगा मैं उनके ऊपर टाइम दूंगा, वो ज्यादा बेटर है। बट यहाँ पे थोड़ा सा अपने अंदर एक समझ डेवलप करो कि लेक्चर्स को कैसे देखा जाता है। सिंपल सी बात है यार, 2 घंटे चले जाएंगे एक लेक्चर में, क्या जा रहा है, कुछ जा रहा है क्या? पूरे दिन भर में 6 घंटे तुम्हारे निकाल के तुम्हें वीडियो लेक्चर्स देखने, 6 भी क्यों, 4 घंटे, और उसके बाद 2 घंटे की पढ़ाई कर लो उनपे। 6 घंटे तुम पूरे दे दो ना, तुम्हारा काम खत्म हो जाता है। बट तुम्हारा कैसा है यार, तुम्हारा अलग ही फ्लो चल रहा है। जैसे मैं देखूं तो बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर एटॉमिक स्ट्रक्चर हमें बहुत अच्छे समझ में आ गया, वहीं पे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर हमें बहुत टफ जा रहा है, ठीक है। अब मैं सही बताऊं ना तो मोल कंसेप्ट ज्यादा टफ है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, लेकिन मोल कंसेप्ट पे कोई कुछ नहीं बोलता। मोल कंसेप्ट सबको अच्छे समझ में आ गया, सब बोलते हैं हाँ मस्त है, ये है वो है। लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ रही है। रीजन क्या है और प्रॉब्लम किससे जा रही है? जो बच्चे अभी लेट ज्वाइन हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं। आज के दिन में हमें 3 वीडियो खत्म करने हैं, आज के दिन में 4 वीडियो खत्म करने। क्या हो जाएगा खत्म करके? कर लो ना 4, क्या तुम पूरे एक दिन में देख लो ना, हो क्या जाएगा उससे? कुछ नहीं होने वाला। तुम थोड़ा पीछे, तुम ये क्यों सोच रहे हो कि तुम पीछे जा रहे हो? अरे मैं बैठा हूं ना, जब रेगुलर क्लासेस होंगी तो दूंगा ना तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम। आज तुम किसी टेस्ट में नहीं कर पाए, जो मेजर टेस्ट है, चलो मेजर टेस्ट में तुम लोग सोच रहे हो कि तीनों चैप्टर आने वाले हैं, हम कैसे करेंगे यार? तो जो तुम्हारा कंप्लीट हो गया उसके बाद इसको कंप्लीट करो, 2 चैप्टर तो अच्छे से कर लो, थोड़ा स्कोर कम आ जाएगा, उससे ज्यादा क्या होगा? बाद में उन सब चीजों को रिकवर कर लेना। लेकिन क्या है, अभी धड़ाधड़ वीडियो खत्म हो रहे हैं, खत्म होने के बाद वो स्किप होता है, समझ में नहीं आता, उसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर नहीं रहे। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। बुकलेटों का भी हाथ नहीं लगाना। कुछ बच्चे हैं यार जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ चलो ठीक है, अपना बहुत अच्छा नेचर है। लेकिन देखो एक चीज याद रखना, अगर तुम पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा भी डाइवर्टेड हो तो तुम मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, ठीक है। मैं बिल्कुल भी उनके साथ खड़ा भी नहीं होता, और बात करना तो मुझे पसंद ही नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा काम है, जो मेरा काम है, मेरा फोकस सिर्फ उस पर है, उससे ज़्यादा मैं नहीं सोचता किसी के बारे में। भले ही तुम आने वाले टाइम में तुम यही बोल देना ये इंसान तो बहुत सेल्फिश है, तो तुम सीरियसली बोल देना, मैं मान लूंगा, क्योंकि दूसरा तुम्हारा मेरा कोई रिलेशन नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जो है उसमें अच्छे से काम कर लो, वही मेरे को चाहिए। तो यार थोड़ा सा ना कायदे से काम करो, क्योंकि तुम लोगों को समझ में तो आता नहीं है, मेंटेलिटी बना के बैठे हुए हो एक ही बैच की। अभी तुम लोगों ने रिजल्ट देखा ना, सही बताऊं तो मेरे दिमाग में अभी तक वो रिजल्ट ही है। बैच 1 का स्कोर, बैच 1 का आएगा, बैच 1 जो बच्चे पहले एडमिशन लिए थे उसी में से किसी बच्चे का स्कोर 200 प्लस जा रहा है, और हमारे बैच का स्कोर 100 समथिंग पे टॉपर आ रहा है। कोई मतलब नहीं है इस स्कोर का। और फिर से बता रहा हूँ, गलत फहमी में मत रहना, ठीक है। अभी तुम सिर्फ पेस के इंस्टीट्यूट को जज कर रहे हो। पेस में कितने बच्चे होंगे? मैं मानता हूँ मुंबई है, अमरावती है, जितनी भी ब्रांच है, उतनी ब्रांच में कितने बच्चे होंगे कुल मिला के? या ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 20,000 मान लेते हैं अपन। पूरा पेस जो इंडिया में जितने पेस है उसमें 20,000 स्टूडेंट्स होंगे। 20,000 स्टूडेंट्स में तुम्हारी रैंक, ये बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, इतने तो है ही नहीं पेस के पास, इससे कम ही होंगे, हो सकता है इतने भी हो, ठीक है। इसमें से तुम्हारी रैंक आ जाती है कहीं पे 247, ठीक है, या 1 आ जाती है, या मान लो 10 आ जाती है, तो तुम खुश हो जाते हो कि यार इंस्टीट्यूट रैंक हमारी 110, 247 पे हम चल रहे हैं। तो सिर्फ एक इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, इंडिया में ऐसे लाखों इंस्टीट्यूट है, और उनमें अगर बच्चों की काउंटिंग करो तो पर स्टूडेंट इतना बच्चा तो पर कोचिंग इतने बच्चे तो लेके नहीं बैठी, लेकिन जनरली बहुत सारे बच्चे हैं। अब वहां पे अपनी रैंक ढूंढने जाओगे ना तो इसमें कितने जीरो लगेंगे तुम्हें खुद नहीं समझ में आएगा। तो एक आईआईटीएन हमेशा ना इसमें अपनी रैंक नहीं ढूंढता, वो ओवरऑल इंडिया में अपनी रैंक ढूंढने की कोशिश करता है कि वहां पे हमारी रैंक क्या हो सकती है। बट अपन तो क्या है, अपन तो क्लास में टॉप कर गए, बस खुश। आज इतना टाइम दे दिया तुम्हें इस पे,
थोड़ा समझ जाना चीजों को। देखो भाई 15, 16, 17, 18 की हमने एक वैलेंसी तो देख ली। वापस से हम 15, 16, 17, 18 को उठा रहे हैं एक बार। 15 ग्रुप, 16, 17 और 18, क्योंकि 14 में तो हमने दो टाइप की वैलेंसी देख ली, प्लस वाली भी देख ली और माइनस वाली भी देख ली। तो देखो वैलेंसी दोनों टाइप से होती है, इन सब की भी दो टाइप से होती है। 15 वाले में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 4 थे। 15 वाले में 5 थे, इसमें 6 थे, इसमें 7 थे और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे। तो अब एक चीज और है कि अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो -3 चार्ज हो जाएगा और उस केस में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। तो माइनस वाली तो हमने देख लिया, प्लस वाली जरा सा फोकस करो। तुम्हें नहीं लगता ये 5 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दे, अपने में से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तब भी ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ही लेगा? तो इसकी वैलेंसी +3, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं, एक तो हमने देख ली थी, -3 और +5 भी हो सकती है। इसकी बात करूं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव भी करता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन निकाल भी तो सकता है। हाँ, कंडीशन ये है कि दोनों में से ज्यादा इजियर प्रोसेस ये है कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके इसके 8 कंप्लीट हो रहे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन निकालने में तो बहुत ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये प्रोसेस इजीली हो सकती है कंपेयर टू दिस प्रोसेस। बट ऐसा नहीं है कि ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता भी है। प्लस कई कई जगह पे तुम्हें कंपाउंड मिलेंगे, ठीक है, इसकी -1 होती है तो उसके साथ +7 भी होती है, और इसकी तो हर कंडीशन में 0 ही होती है। ये इलेक्ट्रॉन लेता भी नहीं, इलेक्ट्रॉन देता भी नहीं। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल तुम्हें लेके बता देता। इसका एक एग्जांपल होता है, जैसे इसका एक एग्जांपल होता है SF6। सल्फर किस ग्रुप का है? सल्फर है ऑक्सीजन के नीचे, ऑक्सीजन एंड सल्फर। कंपाउंड बॉन्ड कितने बना रहा है? 6 बॉन्ड बना रहा है। तो 6 बॉन्ड कैसे बना रहा है? जब सल्फर, ये केमिकल बॉन्डिंग में समझ में आएगा 6 बॉन्ड कैसे बना रहा है। तो इसको यहाँ पे सिर्फ इतना देखो कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। देखो ये 2 नंबर है, तो जो इसके नीचे नंबर लिखा होता है, और ये चीज हमेशा याद रखना, किसी भी कंपाउंड में, कोई भी कंपाउंड अगर इस टाइप से लिखा हुआ है AB टाइप, तो उसमें जो पहला लिखा रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज कंटेनर होगा, और जो बाद में लिखा रहेगा वो हमेशा नेगेटिव चार्ज कंटेनर होगा। जैसे किसी भी कंपाउंड को देख लो, NaCl देख लो, पहला वाला पॉजिटिव है, दूसरा माइनस है। HCl देख लो, ये हमेशा पॉजिटिव है, ये Cl माइनस है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब देखो हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, हम ये चार्ज कैसे निकालते हैं, कौन कितना पॉजिटिव कंटेन कर रहा है, कौन कितना नेगेटिव। सल्फर पहले, इसका मतलब यहाँ पे सल्फर पॉजिटिव और फ्लोरीन नेगेटिव है, तो इसके नीचे जो नंबर है वो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगा, यानी सल्फर पे +6 हो जाएगा, और सल्फर के नीचे जो नंबर है वो F का बन जाएगा माइनस में, तो सल्फर के नीचे कोई नंबर नहीं है। यानी कि यहाँ पे सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑक्सीडेशन स्टेट रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट है, रिडॉक्स रिएक्शन हम पढ़ेंगे आगे जाके, इसको मैं यहाँ पे बेसिक फॉर्म में समझा रहा हूँ। तो ये याद रखना कि 2 टाइप की वैलेंसी कंटेन कर सकता है 15 ग्रुप से 18 ग्रुप का एलिमेंट। सॉरी 18 ग्रुप तो सेम ही रहता है, 15, 16 और 7 में 2 टाइप की वैलेंसी होती है। -3 होती है तो +5 भी हो सकती है, -2 होती है तो +6 होती है, -1 होती है तो +7 भी होती है। इसके अलावा भी कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं इसमें जिनकी वैलेंसी कुछ और भी हो सकती है, तो वो सब हम इनके ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी के लिए तुम सिर्फ इतना जान लो, और अगर तुम्हें इसका एग्जांपल चाहिए तो इसका एग्जांपल होता है IF7। दोनों हैं 17 ग्रुप के। यहाँ पे I क्या होगा? पॉजिटिव, तो इसका नंबर जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा इसका, तो +7, और इसका नंबर -1, क्योंकि I के नीचे कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देख लो +7 कंटेन कर रहा है और वो +6 कंटेन कर रहा था। ऐसे भी कुछ कंपाउंड है जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। तो वैलेंसी को तुम जनरल फॉर्म में ये दोनों वैल्यू याद रखना, यानी कार्बन से लेके बाकी तक की, कार्बन से लेके फ्लोरीन तक ये दो वैल्यू याद रखना, और बाकी सबकी एक एक ही वैल्यू होती है, ठीक है। चलिए, ये थी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में डिटेल में बात कभी ना कभी आपसे होगी। अभी इसका जितना, अभी ये मत सोचो कि इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग में जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो हम पढ़ लेंगे, उसका कोई इश्यू नहीं है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इसको भी अच्छे से ऑब्जर्व करना, क्योंकि ये भी आयनाइजेशन एंथैल्पी टाइप की ही प्रॉपर्टी है। अब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अगर मैं डिफाइन करूं, सबसे पहले एक चीज देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी? किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके
पॉजिटिव चार्ज कंटेन करवाना। ये होता था आयनाइजेशन एंथैल्पी IE। और इसी को अगर मैं रिवर्स कर दूं, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन निकलवा रहा है और वहां पे अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन डलवाते हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन रिसीव किया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफाइन करवाऊं, डिफाइन करने के लिए हम लिखेंगे टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन in valency shell of an isolated gaseous atom। यानी किसी आइसोलेटेड का मतलब एक अकेला गैसियस एटम, उसकी टेंडेंसी एक्सेप्ट या ऐड इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टेंडेंसी टू ऐड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसकी टेंडेंसी कितनी है कि हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, वही उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बन जाती है। ठीक है, अब इसी का नाम कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है, इसी को हम ऐसे बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है यहाँ पे, तो ये कॉन्सेप्ट का नाम दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर ये दोनों में से कोई भी नाम आ जाए तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये दोनों सेम ही नाम है, कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज एंथैल्पी चेंज it is defined as enthalpy change to add electron in isolated gaseous atom। अब देखो आपकी पेज की बुकलेट वगैरह में लिखा होगा इट इज डिफाइंड एज एनर्जी रिलीज्ड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। बिल्कुल सही बात है, इसमें किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हमें एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है, बट हर केस में एनर्जी रिलीज नहीं होती। तो प्रॉपर डेफिनेशन वो बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं कि उस बुकलेट में गलत दिया हुआ है, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन तुम्हें देखना है तो क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज एंथैल्पी चेंज टू ऐड इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि हमेशा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, कुछ केसेस में हमें एनर्जी देनी भी पड़ती है इस वाले केस में, यानी ये थोड़ा अपोजिट चलेगा। ठीक है, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी था उसमें एक ही टाइप की एनर्जी थी, उसमें एनर्जी सिर्फ रिक्वायर्ड थी, कभी हमें एनर्जी रिलीज नहीं हो रही थी वहां पे, उसमें किसी भी केस में एनर्जी रिलीज नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पे हर केस में एनर्जी, जनरल हर केस में, जो नॉर्मल केसेस उसमें एनर्जी रिलीज ही होगी, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे आएंगे जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड भी होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको एनर्जी रिक्वायर्ड की जगह एंथैल्पी चेंज बोल दिया। एंथैल्पी को हम इंडिकेट करते हैं H से, तो एंथैल्पी चेंज हो जाता है डेल्टा H, तो डेल्टा H Eg हम इसे बोलते हैं। तो डेल्टा H Eg जो होता है यहाँ पे वो पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। अब एक चीज याद रखना, डेल्टा H अगर पॉजिटिव है तो वहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड है, अगर पॉजिटिव है तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, और डेल्टा H अगर निगेटिव है तो वहां एनर्जी रिलीज्ड है। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा वो यही है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम वो डेफिनेशन भी लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम उसको नहीं लिखेंगे, बट ये तुम्हारी एक अच्छी डेफिनेशन है जिसमें एंथैल्पी चेंज से हमें ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे एंथैल्पी चेंज हो रही है, और एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये साइन याद रखना, डेल्टा एच पॉजिटिव मींस एनर्जी रिक्वायर्ड, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस में डेल्टा एच जो होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, और जहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो आपने एक प्रोसेस पढ़ी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और एक्सोथर्मिक में निकलती है, तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो गई, ये एंडोथर्मिक हो गई। तो ये सब मैं नहीं बता रहा, 10th में आपने पढ़ा हुआ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, और अगर तुमको याद रखना उसको इजी फॉर्म में, तो देखो इसको याद कैसे कर सकते हैं, किसमें क्या होता है, एंडोथर्मिक, और शॉर्ट फॉर्म दे देता, एक ही लाइन में क्लियर हो जाएगा, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए भी और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसको भी। यहाँ पे फर्स्ट टू लेटर क्या है, EN, तो EN का शॉर्ट फॉर्म बना लो एंटर,
यानी जहां पे एनर्जी एंटर हो रही हो, एंटर का मतलब रिक्वायर्ड हो रही हो, और EX का मतलब एग्जिट, एग्जिट मींस जहां पे एनर्जी निकल रही हो यानी एनर्जी रिलीज हो रही हो। तो यहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा, रिलीज की बात आएगी एक्सोथर्मिक, रिक्वायर्ड की बात आएगी एंडोथर्मिक। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, EN मतलब एंटर, EX मतलब एग्जिट। तो ये बिल्कुल मतलब एक लाइन में क्लियर हो गया, यानी पूरे कॉन्सेप्ट में हमें घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतनी चीज नोट करो। दूसरी डेफिनेशन भी लिखते हैं हम। मूल कंसेप्ट का होमवर्क दिया था, सिर्फ 40 क्वेश्चन दिए थे। पता नहीं कितने साल इंतजार करना पड़ेगा कि मुझे ये कंफर्मेशन मिल जाए कि लोगों ने कर लिए। और करके हम लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी may be defined as energy released to add an electron in isolated gaseous atom। ठीक है, अब यहां पे मैंने देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बी डिफाइंड एज एनर्जी रिलीज्ड, तो यहां पे मैंने वो डेफिनेशन भी तुम्हें दे दी। यानी यहां पे सिर्फ डेल्टा एच नेगेटिव इंडिकेट करेगा। तो यहां पे देखो क्या प्रोसेस है कि कोई एटम ए है, उस पे हम इलेक्ट्रॉन, वो कैसा है, गैसियस है और आइसोलेटेड है, यानी यहां देखो कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं बना के बैठा है, एक सिंगल एटम है, उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, ऐड करोगे तो माइनस चार्ज ले लेगा, कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो माइनस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी हमने देखा था। तो इलेक्ट्रॉन हमने रिसीव करवाया, अब इस प्रोसेस को करवाने में जितनी एनर्जी रिलीज हुई वो तुम्हारी क्या कहलाती है, डेल्टा जी इजी, और ये कैसी होती है, नेगेटिव। तो ये है तुम्हारी प्रोसेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इजी की वैल्यू आएगी वो जनरली निगेटिव फॉर्म में आएगी, जो कि अभी तक कहीं पे नहीं आई। आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव वैल्यू मेंटेन करता है, वैल्यूज हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कब ज्यादा होगी, जब उसकी वैल्यू निगेटिव आ रही हो। तो अगर वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की निगेटिव है तो इसका मतलब वो ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, यानी छोड़ो इसको, तो सीधी सीधी बात यहाँ पे यार एक नोट लगा के लिख लो, जनरली द वैल्यू ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, EGH इलेक्ट्रॉन गेन, EGE इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, और EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जनरली द वैल्यू ऑफ EGE और EA इज निगेटिव फॉर एलिमेंट्स, यानी कि ये प्रोसेस में वैल्यू निगेटिव ही आनी चाहिए, तभी उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा मानी जाएगी, और पॉजिटिव आएगी तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। ठीक है, तो ये था इसका डेफिनेशन। अब सेकंड हम बात करेंगे फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी से बहुत इजी है, इसमें सिर्फ डेफिनेशन पे फोकस करो और इतना याद रखो कि इसकी वैल्यू निगेटिव ही होती है। जहां पॉजिटिव आएगी वो मैं तुम्हें अपने आप समझा दूंगा, कब पॉजिटिव आती है कब नहीं आती। तो बिल्कुल इजीली इसको लेना, ये बहुत ज्यादा इजी है। आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ये नहीं है, ये बिल्कुल एक फॉर्मेट में है और खत्म हो जाता है। इसमें जो ट्रेंड होगा, जो एक्सेप्शन होंगे उसे याद कर लेना बस, इसके क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा दिक्कत आती ही नहीं। वहां पे क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड को कंपेयर करना पड़ता है, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना आता तो वहां कुछ नहीं हो पाता, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग EGE, और अब मैं एक ही नाम लिखूंगा, चाहे जो भी लिखूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखूं चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैंने पहले ही बता दिया कि दोनों सेम ही है। तो पहले हम बात करेंगे
पहला फैक्टर क्या हम बात करेंगे, जैसे हमने उसमें बात की थी रेडियस। अब रेडियस के लिए यहाँ पे देखो कि रेडियस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से क्या लेना देना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं, ठीक है, ऐड। इसको एक चीज समझो, ऐड करवाने का मतलब फिर से एक बार देखो कैसे। जैसे मान लो ये मेरे पास एक एटम है, ये उसकी एक शेल है, ये दूसरी शेल है, ठीक है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी भाई इलेक्ट्रॉन है। मैं नंबर नहीं देख रहा कितने इलेक्ट्रॉन है, जनरली समझो इलेक्ट्रॉन। मान लो इस एटम के पास, ये कोई शेल वेल नहीं है, इस एटम के पास कहीं इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस उसको खींच के अंदर लाना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन कहीं घूम रहा है, अब ये न्यूक्लियस उसको खींच के अंदर लाना चाहता है। तो ये जो अंदर लाने की प्रोसेस होती है ना, यही होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी किसी एटम की क्या टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को खींच के एटम के अंदर ले आए, ठीक है। अब सीधी सी बात करते हैं हम रेडियस की। तो देखो एक तो ये है, अब मान लो एक ये बना दिया मैंने, यहीं से देख के समझ में आ जाएगा कि कहां पे टेंडेंसी ज्यादा होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन है, अब दोनों प्रोसेस में क्या हो रहा है, खींचने की बात हो रही है ना। तो देखो रेडियस के फॉर्म में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जब इस एटम के आसपास आएगा तो न्यूक्लियस के पास ज्यादा वैलेंस, ज्यादा क्या नाम है, शेल नहीं है, यानी न्यूक्लियस का साइज छोटा है तो उसके, सॉरी एटम का साइज छोटा है तो उसके न्यूक्लियस की पावर ज्यादा होगी, वो ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, साइज बढ़ता चला गया तो न्यूक्लियस से और ज्यादा दूर भी तो होता चला जा रहा है, यानी न्यूक्लियस उतना अट्रैक्शन इस पे नहीं लगा पाएगा, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन उस पर रिपल्शन भी तो क्रिएट करेंगे ना। इन पे सब पे निगेटिव चार्ज है तो वो इस इलेक्ट्रॉन को दूर ही रखना चाहेंगे और न्यूक्लियस खींचने की पूरी कोशिश करेगा। तो इन दोनों केस में क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजीली खींचा जा सकता है, बट यहाँ पे इजीली नहीं खींचा जा सकता। तो हमें सीधा क्लियर हो गया दैट यहाँ पे भी रेडियस क्या है, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। तो हम क्या बोलेंगे, रेडियस इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी रेडियस जितना ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना कम। पहली चीज, यानी निगेटिव वैल्यू जितनी ज्यादा हुई, मोर द निगेटिव वैल्यू मोर विल बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी जितनी ज्यादा इस प्रोसेस को करने के लिए वैल्यू निगेटिव आ रही है, उतनी ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंसीडर की जाए, क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू कंटेन करता है। तो जितनी बड़ी निगेटिव वैल्यू, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा। सेकेंड, Z इफेक्टिव मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब बात करूं Z इफेक्टिव की, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, तो उसमें क्या होने वाला है, सोचो थोड़ा सा इसको। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी ना। यानी न्यूक्लियस की टेंडेंसी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। यानी नेट अट्रैक्शन कितना है, तो नेट अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो बाहर के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी भी तो बढ़ेगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मींस अगर Z इफेक्टिव तुम्हारा ज्यादा होगा तो EA भी ज्यादा होगा, ठीक है। थर्ड, शील्डिंग इफेक्ट। तो वो केस दोनों में सेम ही होते हैं। देखो जनरली आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी कुछ ऐसा ही आ रहा था फैक्टर्स में, और इसमें भी कुछ ऐसा ही आएगा। दोनों बात क्या है, दोनों में चीजें सेम ही है ना। चाहे इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात हो, चाहे इलेक्ट्रॉन को डालने की, वो डिपेंड करता है न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स पे कि उसका अट्रैक्शन कितना ज्यादा है एटम के अंदर। वो जितना ज्यादा होगा, सारी प्रोसेस उतनी ही ज्यादा होंगी। बात करते हैं थर्ड, शील्डिंग इफेक्ट और एक ही चीज ले लेते हैं ना, क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट लिखेंगे। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है बट एक ही। अब देखो शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन शील्ड करने, यानी न्यूक्लियस पे जितना ज्यादा शील्डिंग होगा। शील्डिंग मींस क्या है, न्यूक्लियस, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, और ये एक न्यूक्लियस है,
इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत हैं लेकिन बहुत दूर दूर है। तो यहाँ पे शील्डिंग क्या है, यहाँ पे शील्डिंग हाई शील्डिंग, और यहाँ क्या है, यह शील्डिंग पुअर है। तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर बाहर होगा तो कौन ज्यादा इजीली, अब इस न्यूक्लियस को तो चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन ने घेरा हुआ है, इसके पास ज्यादा टेंडेंसी नहीं है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को इजीली खींच ले। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ है लेकिन बहुत दूर दूर है। तो ये क्या कर सकता है, इस इलेक्ट्रॉन पे थोड़ा बहुत अट्रैक्शन दिखा के उसे खींचने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे शील्डिंग बहुत पुअर है। तो हम क्या बोलेंगे, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी कि शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी कम होगी, शील्डिंग इफेक्ट इतना कम होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी। तो ये थी आज आपकी क्लास जिसमें हमने बात की दो नए कॉन्सेप्ट पे, एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी जो आपने पहले पढ़ा हुआ था, बट जो चीजें मैंने आज बताई उसे अच्छे से ऑब्जर्व करना, और दूसरा ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसे अपन आगे और कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसे पूरा खत्म कर लेंगे। तो जितनी चीजें आज बताई है उसे अच्छे से देखना, और ये चीज याद रखना कि जो मैंने बताया निगेटिव वैल्यू क्या कैसे होता है वो सारी चीजों को अच्छे से देखना। और कोई भी क्लास अटेंड करने से पहले या नेक्स्ट क्लास में आने से पहले एक बार अपनी बुकलेट उठा के देख लिया करो कि इसकी वैल्यू सच में निगेटिव है कि नहीं है। ठीक है, चलो अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए लेक्चर को।